नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं नजर हफ्ते भर की सुर्खियों पर। मंगलयान ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर शुरू किया अपना काम, भेजी मंगल के वातावरण की तस्वीरें। नासा के मार्स रोवर ने माउंट शार्प पर सुराग कर लिया मंगल ग्रह का पहला नमूना। समय पूर्व जन्म और निमोनिया है विश्व भर में बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर के सबसे बड़े कारण। 1970 से सन 2010 के बीच विश्व के लगभग 52% जीव हुए खत्म। और खोज खबर में आज चर्चा करेंगे भारत ने क्या पाया मंगल अभियान से। और अब खबरें विस्तार से। मंगलयान ने मंगल की कक्षा में अपना काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में मंगलयान ने कैमरे से मंगल के वातावरण की कुछ तस्वीरें ली, जिसने मंगल पर आया डस्ट स्टॉर्म दिखाई दिया। एक रिपोर्ट। मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम यानी मंगलयान ने मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में उठे धूल भरे तूफान की ताजा तस्वीर भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तस्वीर मंगलयान में रखे गए मार्स कलर कैमरा ने मंगल की सतह से लगभग 74,500 किलोमीटर की ऊंचाई से ली है। 24 सितंबर को मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में अपने पहले ही प्रयास में स्थापित करके भारत ने नया इतिहास रचा। उसके दूसरे ही दिन मार्स कलर कैमरा ने बड़ी मुस्तैदी से लाल ग्रह की साफ सुथरी तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लक्ष्य मंगल ग्रह की सतह और उसमें मौजूद खनिज तत्वों का अध्ययन करना और वहां के वायुमंडल में मीथेन का पता लगाना है। मंगलयान में 5 वैज्ञानिक उपकरण रखे गए हैं, जिनमें मीथेन गैस का पता लगाने वाला एक सेंसर, एक कलर कैमरा और एक थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल है, जो मंगल ग्रह की सतह और उस पर मौजूद खनिज संपदा का मानचित्रण करेंगे। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम पृथ्वी से अब तक भेजे गए सभी अंतर्ग्रहीय अभियानों में सबसे सस्ता अभियान है, जिस पर केवल 450 करोड़ रुपए की लागत आई है। अपने इस अभियान में भारत ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उसे अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान को स्थापित करने में सफलता हासिल हुई है। भारत का मंगल अभियान मंगल ग्रह के चारों ओर अंडाकार पथ पर कम से कम 6 माह तक परिक्रमा करेगा। उसके उपकरण जिन रहस्यों का पता लगाएंगे, वो ये जानकारी पृथ्वी पर भू केंद्र में भेजेंगे। अब मंगलयान से ही जुड़ी दूसरी खबर। मंगल अभियानों में भारत और अमेरिका आपसी सहयोग से काम करेंगे। इस बारे में नासा के प्रशासक चार्ल्स बोल्डन और इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने टोरंटो, कनाडा में एक करार पर हस्ताक्षर किए। भारत और अमेरिका ने भावी मंगल अभियानों में आपसी सहयोग के लिए सहमति जताई है। अमेरिका का कहना है कि इसका दोनों देशों को भरपूर लाभ मिलेगा। इस आशय के एक करार पर नासा के प्रशासक चार्ल्स बोल्डन और इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खगोल कांग्रेस के दौरान टोरंटो, कनाडा में हस्ताक्षर किए। उन्होंने इस आशय के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें बताया गया है कि इन दोनों देशों के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस तरह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी निसार मिशन पर काम करेंगे। ये मिशन 2020 में छोड़ा जाएगा। नासा के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी यान ने मंगल ग्रह के पहाड़ माउंट शार्प का नमूना लेने के लिए एक सुराग किया। ये सुराग 2.6 इंच गहरा है, जिसमें से चट्टान के पाउडर का नमूना लिया गया। इन नमूनों से रासायनिक विश्लेषण से ये पता लग सकेगा कि अतीत में मंगल ग्रह के इस स्थान पर मौजूद तरलों में कौन कौन से तत्व मौजूद थे। जिस लाल ग्रह मंगल में कभी वर्षा होती थी, नदियां बहती थीं और शायद सागर भी लहराते थे, वो अचानक इतना सूखा और ठंडा क्यों हो गया? इस बात का पता लगाने के लिए नासा के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी यान ने मंगल ग्रह के अनेक परतों वाले पहाड़ माउंट शार्प का नमूना लेने के लिए एक सुराख किया। क्यूरियोसिटी रोवर ने माउंट शार्प में 2.6 इंच गहरा सुराख करके चट्टान के पाउडर का नमूना लिया। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL पासाडेना, कैलिफोर्निया ने क्यूरियोसिटी द्वारा किए इस काम की सफलता की जानकारी दी है।
जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के उप परियोजना वैज्ञानिक अश्विन वासवदा का कहना है कि माउंट शार्प पहाड़ के भीतर की चट्टानें इस रहस्य का अनावरण करेंगी कि जब वो पहाड़ बना तो मंगल का वातावरण कैसा था, और ये भी कि आखिर ये पहाड़ बना कैसे। अगस्त 2012 में जब मार्स रोवर क्यूरियोसिटी यान मंगल की सतह पर उतरा तो उसके बाद उसने अपना अधिकांश समय लैंडिंग की जगह के आसपास का अध्ययन करने में ही बिताया। अब माउंट शार्प पहाड़ से लिए गए नमूने के रासायनिक विश्लेषण से ये पता लग सकेगा कि अतीत में मंगल ग्रह के इस स्थान पर मौजूद तरलों में कौन कौन से तत्व मौजूद थे। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक शोध किया गया था, जिसके नतीजे चिकित्सा विज्ञान की प्रमुख पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित हुए हैं। इस शोध पत्र के अनुसार समय से पूर्व जन्म और निमोनिया विश्व भर में बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर के 2 सबसे बड़े कारण हैं। भारत विश्व के उन 10 देशों में से एक है जहां सन 1910 में अनुमानतः 1 लाख से 2.5 लाख तक शिशुओं का निर्धारित समय से पहले जन्म हुआ। समय पूर्व शिशुओं के जन्म के कारण लगभग 50% शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। सन 2000 से 2013 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के जिन 63 लाख बच्चों की मृत्यु हुई, उनमें से 52% बच्चों की मृत्यु जन्म के 27 दिन के भीतर हो गई। इतनी बड़ी संख्या में शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं समय पूर्व जन्म से जुड़ी समस्याएं, न्यूमोनिया और प्रसव पीड़ा तथा प्रसव के दौरान की समस्याएं। चिकित्सा विज्ञान की प्रमुख पत्रिका लैंसेट में छपे एक शोध पत्र के अनुसार यदि यही हाल रहा तो सन 2030 में इन कारणों से 5 वर्ष से कम उम्र के 44 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। सन 2013 में भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो और चीन में ही इनमें से लगभग आधी मौतें होंगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 2013 में 15% यानी 96,000 शिशुओं की मौतें समय पूर्व जन्म के कारण हुई। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण न्यूमोनिया रहा, जिसके कारण 1 से 59 माह की उम्र तक के 14,000 बच्चों की मृत्यु हुई। जैसे कि आशंका थी, डायरिया के कारण 2,000 नवजात और लगभग 59,000 1 से 59 माह की उम्र के बच्चों की मृत्यु हुई। देश भर में लगभग 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं। इसके अलावा पीने के स्वच्छ पानी की भी भारी कमी है। इन कारणों से मुख्य रूप से डायरिया का प्रकोप होता है। भविष्य में अगर न्यूमोनिया के लिए कारगर तरीके से टीकाकरण किया जाए, डायरिया से बचाव के लिए पीने के स्वच्छ पानी की आपूर्ति और साफ सफाई और शिशु जन्म से पूर्व और उसके बाद जच्चा बच्चा की समुचित देखभाल की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। पिछले 40 वर्षों के दौरान विश्व के लगभग 52% प्राणी समाप्त हो गए हैं। ये जानकारी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की ताजा रिपोर्ट 2014 लिविंग प्लैनेट से मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि सन 1970 से सन 2010 के बीच पृथ्वी पर 39% वन्य जीव, 39% समुद्र जीव और 76% स्वच्छ जल के जीव खत्म हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF की ताजा 2014 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट से ये चिंताजनक जानकारी मिली है कि सन 1970 से सन 2010 तक 40 वर्षों के दौरान विश्व के कुल 52% प्राणी समाप्त हो गए हैं। इन 40 वर्षों में इन जीवों में स्तनधारी प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले जीव, उभयचर और मछलियां शामिल हैं। वन्य जीवों में अफ्रीकी हाथी का जीवन भारी संकट में है और आशंका जताई गई है कि ये शानदार प्राणी हम लोगों के जीवन काल में ही धरती से विलुप्त हो जाएगा। समुद्री कछुओं की संख्या कम से कम 80% कम हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार इस धरती पर रहने के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वायुमंडल में इतना कार्बन भर चुका है जितना विगत 10 लाख वर्षों में भी नहीं देखा गया था। जलवायु बदल रही है, जिसके कारण पारिस्थितिक प्रणालियां नष्ट हो रही हैं। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भूमि, नदियों और सागरों को नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों के रूप में प्रकृति जो 60% आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रही थी, उनमें लगातार कमी हो रही है।
वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अध्यक्ष कार्टर रॉबर्ट का कहना है कि हम अपने इस ग्रह की जीने लायक दशाओं को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस दिशा में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। पृथ्वी पर 39% वन्य जीवों, 39% समुद्री जीवों और 76% स्वच्छ जल के जीवों को हम विगत 40 वर्षों में खो चुके हैं। चौंकाने वाला तथ्य ये है कि जहां उच्च आय वर्ग के देशों में जैव विविधता 10% बढ़ी है, वहीं यह मध्यम आय वर्ग के देशों में 18% और कम आय वर्ग के देशों में 58% घट गई है। जैव विविधता का नुकसान लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक हुआ है, जहां 83% प्रजातियां कम हुई हैं। पारिस्थितिक पद चिन्हों से पता लगता है कि विगत 50 वर्षों में जहां पृथ्वी की कुल जैव क्षमता 9.9 से 12 अरब ग्लोबल हेक्टेयर तक बढ़ी है, वहीं इसी अवधि में विश्व में मानव आबादी 3.1 अरब से 6.9 अरब तक बढ़ गई है। इस कारण प्रति व्यक्ति पारिस्थितिक पद चिन्ह भी 2.5 से 2.6 ग्लोबल हेक्टेयर तक बढ़ गया है। विज्ञान प्रसार एवं CSIR ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी द्वारा संयुक्त रूप से 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मलेरिया विषय पर हिंदी में राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस सिलसिले में विभिन्न शहरों में विज्ञान शिक्षकों एवं पत्रकारों के साथ मलेरिया जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए एंट्रीज 31 अक्टूबर 2014 तक आमंत्रित की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 25 सर्वश्रेष्ठ निबंध एंट्रीज को टैबलेट, कंप्यूटर, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में विज्ञान लोकप्रियकरण की प्रमुख संस्था विज्ञान प्रसार तथा CSIR ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी द्वारा 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मलेरिया विषय पर हिंदी में एक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। ये घोषणा विज्ञान प्रसार तथा मध्य प्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सहयोग से भोपाल में आयोजित कार्यशाला में की गई। निबंध प्रतियोगिता का विषय है मलेरिया, एक चुनौती एवं निवारण के उपाय। प्रतियोगिता के लिए निबंध भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2014 है। कार्यशाला में प्रतियोगिता से संबंधित पोस्टर और पत्रक भी जारी किए गए। इस निबंध प्रतियोगिता के तहत 25 सर्वश्रेष्ठ निबंधों के विजेताओं को टैबलेट, कंप्यूटर, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही विजेता प्रतियोगियों को 1 वर्ष तक विज्ञान प्रसार की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका ड्रीम 2047 और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर की पत्रिका विज्ञान प्रगति निःशुल्क भेजी जाएगी। प्रतियोगिता की पूरी जानकारी विज्ञान प्रसार की वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर उपलब्ध है। कार्यशाला में एम्स भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य बाली ने मलेरिया रोग और उससे बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री निमिष कपूर ने इस रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रतियोगिता के बारे में बताया। ये राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता है जो विज्ञान प्रसार और CSIR ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी के संयुक्त तत्वावधान में हो रही है। और इस राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता का विषय है मलेरिया, एक चुनौती और निवारण के उपाय, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 8 से 10 तक के बच्चे, 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और इसमें हम इनोवेटिव आइडियाज़ हमने इनवाइट किए हैं। निबंध में बच्चे हमें बताएं कि किस तरह से हम मलेरिया पर जागरूकता फैलाएं, किस तरह से जो मच्छरों को हम दूर कर सकते हैं और कौन से ऐसे उपाय अपनाएं जिससे कि ये जानलेवा बीमारी कम हो सके। कार्यशाला में भोपाल के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिकाएं और पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कम से कम आधी आबादी मलेरिया रोग के खतरे में जी रही है। दुनिया भर में हर साल करीब 20 करोड़ 70 लाख मलेरिया रोग के मामले सामने आते हैं, जिनमें से अनुमानतः 6 लाख से अधिक रोगियों की मौत हो जाती है। अनुमान है कि भारत की 80.5% जनसंख्या मलेरिया के खतरे में जी रही है। तो इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल पर पहुंचने में सफल हुआ है। इसरो के वैज्ञानिकों की ये सफलता काबिले तारीफ है। न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा है।
हालांकि इस अभियान की जरूरत पर बहुत से सवाल भी उठाए गए हैं। मंगल अभियान से भारत ने क्या हासिल किया है, यही चर्चा करेंगे आज अपने सेगमेंट खोज खबर में। मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान के अचूक प्रवेश के कारनामे ने भारत को अमेरिका, यूरोप और रूस जैसी अंतरिक्ष की महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया है। अन्य देशों और विशेष रूप से अंतरिक्ष में कामयाबी के परचम लहराने वाले बड़े देशों की भी तुलना में अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान स्थापित कर देने के कारण भारत की एक अलग पहचान बन गई है। पिछले अंतरिक्ष अभियानों पर नजर डाली जाए तो 20 यूरोपीय देशों की साझा अंतरिक्ष एजेंसी ESA को ही केवल पहले प्रयास में मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान को वहां तक भेजने में सफलता मिली थी। मंगलयान की सफलता से भारत मंगल अभियान में सफल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। मार्स ऑर्बिटर भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसकी सफलता ने साबित कर दिया है कि भारत मंगल ग्रह तक अंतरिक्ष यान भेजने में सक्षम है और अंतरिक्ष में कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए ये अभियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ाया गया एक और कामयाब कदम है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़े गए संचार तथा धरती पर नजर रखने वाले अनेक उपग्रहों की कड़ी में ही एक और शानदार उपलब्धि है। सच तो यह है कि सन 2008 में मानव रहित चंद्रयान अभियान की अभूतपूर्व सफलता के बाद मंगलयान की राह खुलनी ही थी। कई आलोचक कहते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश को अंतरिक्ष अभियानों पर इतना धन खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में गरीबी, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा की समस्याएं अब भी मुंह बाए खड़ी हैं। लेकिन अन्य लोगों का विचार ये है कि इस तरह की आलोचना का मतलब तो ये हुआ कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल धनी देशों की ही बपौती बना रहे। इन आलोचकों को सदैव याद रखना चाहिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आरंभ से ही विकास के एजेंडा और समाज के लाभ से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियों का उपयोग संचार उपग्रहों के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक उपग्रहों ने मौसम का सही पूर्वानुमान लगाने और समुद्री तूफानों से होने वाले नुकसान को घटाने में भारी भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत विकसित लगभग 270 प्रौद्योगिकियों का उद्योग जगत में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञ ये अनुभव करते हैं कि एक बड़ा और सुविचारित अंतरिक्ष कार्यक्रम देश के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे आर्थिक विकास और तकनीकी विषयों से संबंधित शिक्षा के लिए 21वीं सदी के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समर्पित साधन तथा सेवाएं भी हासिल हो रही हैं। विश्व के अन्य वैज्ञानिकों की तरह भारतीय वैज्ञानिक भी भविष्य में यानी 20 से 30 वर्ष बाद मंगल ग्रह पर मानव को बसाने का सपना देख रहे हैं। अमेरिका और चीन जैसे देश चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाने के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के बारे में सोच रहे हैं जो अंतरिक्ष के लिए मुफीद हो। सवाल केवल मंगल ग्रह या चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की दूरअंदेशी का ही नहीं है, बल्कि मंगल अभियान की सफलता से जो ज्ञान हासिल हुआ है उसका उपयोग भावी अंतरिक्ष अभियानों की बेहतरी के लिए भी किया जा सकेगा। इसका लाभ उड़ान के संचालनों और अभियान का नियंत्रण करने वाले स्टाफ के प्रशिक्षण में किया जा सकेगा। इसरो के अध्यक्ष कोपिलिल राधाकृष्णन का तो कहना है कि मंगलयान में स्वचालन की जिस क्षमता का उपयोग किया गया वो कल एक उत्पाद या प्रणाली के रूप में सामने आ सकती है और उपग्रहों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। मार्स ऑर्बिटर अभियान ने महंगे वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग के क्षेत्र में भारत को कम खर्च में अंतरिक्ष अभियान को अंजाम देने वाले देश की हैसियत दिला दी है। भारत ने अपना ये अभियान मात्र 450 करोड़ रुपए यानी केवल $74 मिलियन में कर दिखाया है। अनुमान के अनुसार इस अभियान पर रुपए 5.77 प्रति किलोमीटर का खर्च आया, यानी देश के हर नागरिक ने अभियान पर करीब 5 रुपए खर्च किए। मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता के बाद अब आशा है कि इसरो को
अमेरिका और यूरोप से अच्छे व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। यूरोप और अमेरिका की कुछ कंपनियां भारत से पहले से ही अंतरिक्ष संबंधी साधन खरीद रही हैं। भारत के मंगल अभियान ने ये भी साबित कर दिया है कि भारत में ही बना PSLV रॉकेट विश्व बाजार के लिए एक विश्वसनीय प्रमोशन व्हीकल है। मार्स ऑर्बिटर यानी मंगलयान को शक्तिशाली PSLV C-25 रॉकेट से छोड़ा गया था। भारत के मंगल अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की राह भी खोल दी है, जो किसी देश द्वारा अकेले संचालित अंतरिक्ष अभियानों की ऊंची लागत और सौर मंडल के दूर दराज ग्रहों उपग्रहों तक पहुंचने के जटिल अभियानों को देखते हुए बहुत जरूरी है। इसरो सन 2019-2020 तक नासा के साथ मिलकर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडार सिस्टम वाले जटिल उपग्रह के विकास पर काम करेगा। जिस तरह चंद्रयान ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की, उसी तरह आशा है कि मंगलयान भी मंगल के नए रहस्यों का उद्घाटन करेगा। उसमें जीवन का संकेत समझी जाने वाली मीथेन गैस का पता लगाने के लिए एक सेंसर, मंगल की सतह के रंगीन चित्र लेने के लिए कलर कैमरा और मंगल की सतह तथा उसकी खनिज संपदा के मानचित्रण के लिए एक थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर रखा गया है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। जाने माने भारतीय जैव भौतिकीविद गोपाल समुद्रम नारायण अय्यर रामचंद्रन का जन्म 8 अक्टूबर 1922 में हुआ था। पहली बार इन्होंने ही कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। कोलेजन जीवों में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन्स का ऐसा समूह है जो मुख्यतः स्तनधारियों व जानवरों में पाया जाता है। 9 अक्टूबर 1879 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध जर्मन भौतिकविद मैक्स वॉन लॉय का। इन्हें वर्ष 1914 में क्रिस्टल में एक्सरे डिफ्रैक्शन की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस खोज के बाद से प्रोटीन जैसी बड़ी जटिल अणु संरचनाओं को ज्ञात करने में एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल शुरू हुआ था। प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं भौतिकविद हरीश चंद्र का जन्म 11 अक्टूबर 1923 में हुआ था। इन्हें खास तौर पर रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पर किए गए मूलभूत कार्यों के लिए जाना जाता है। ये थ्योरी गणित की वो शाखा है जिसमें बीजगणितीय संरचनाओं को उनके एलिमेंट्स के आधार पर अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 28 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इंडिया गेट के निकट वॉक फॉर हार्ट रैली की शुरुआत कराई। उन्होंने अनुशासित जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि नियमित रूप से व्यायाम करने और धूम्रपान छोड़कर हृदय की बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष में कोई एक दिन उस बीमारी के नाम पर तय कर लिया जाएगा। जैसे 7 नवंबर का दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अगले कदम के रूप में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 से 17 फरवरी 2015 तक नई दिल्ली में प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी री इन्वेस्ट आयोजित करने की घोषणा की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल ही में रूसी फेडरेशन के शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उप मंत्री श्री अलेक्जेंडर पोवाल्को ने केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने भारत और रूस दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 5 क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग किया जा सकता है। ये 5 क्षेत्र हैं: जैव चिकित्सा विज्ञान, नाभिकीय शक्ति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और एरोस्पेस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने विशाल आधारभूत ढांचा विकसित किया है, जिसका लाभ रूसी शोधकर्ता उठा सकते हैं।
पानीपत के 16 वर्षीय छात्र अर्श शाह दिलबागी ने एक ऐसी युक्ति का विकास किया है जो लॉक्ड इन सिंड्रोम तथा एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जैसी विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। यह युक्ति केवल सांस के आधार पर काम करती है। अपनी इस नायाब युक्ति के विकास के लिए इस वर्ष पूरे एशिया से एकमात्र दिलबागी को गूगल ग्लोबल साइंस मेले के लिए चुना गया है। डीएवी इंटरनेशनल स्कूल पानीपत के छात्र दिलबागी की इस युक्ति का नाम है टाक, जो एक सेंसर की मदद से मॉर्स कोड के जरिए विकलांग व्यक्ति की सांस के संकेतों को आवाज में बदल देती है। दिलबागी का कहना है कि इस युक्ति की मदद से पूरी तरह मूक बधिर और लकवाग्रस्त रोगी भी अपनी बात कह सकते हैं। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग ने वर्ष 2014-2015 के दौरान खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बिहार राज्य को भी शामिल करने का निश्चय किया है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य शुरू करेगी। इस संबंध में हाल ही में केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग ने बिहार राज्य के पशुपालन विभाग के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में पशु चिकित्सा सेवाओं और उससे संबंधित सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया ताकि टीकाकरण तथा सीरो मॉनिटरिंग का काम कारगर ढंग से किया जा सके। आगामी 12 नवंबर को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रोजेटा मिशन के तहत धूमकेतु 67P चुरियोमोव गेरासिमेंको पर फिली नामक लैंडर उतारा जाएगा। रोजेटा अंतरिक्ष यान से फिली लैंडर को उतारने के लिए धूमकेतु पर उतरने की जगह का चुनाव लगभग 6 सप्ताह पहले किया गया था। रोजेटा अंतरिक्ष यान सौरमंडल में अपनी 10 वर्ष लंबी यात्रा करके 6 अगस्त को इस धूमकेतु के पास पहुंचा। रोजेटा तभी से इस धूमकेतु का गहन अध्ययन कर रहा है ताकि सौरमंडल के 4.6 अरब वर्ष पुराने इतिहास के रहस्यों का पता लग सके। फिली धूमकेतु पर जिस जगह उतरेगा उसे साइट जे का नाम दिया गया है। ढलान वाली अन्य जगहों की तुलना में फिली के उतरने के लिए साइट जे सबसे उपयुक्त पाई गई। इस जगह पर दिन की काफी रोशनी भी उपलब्ध है, जिससे फिली रिचार्ज होता रहेगा और वैज्ञानिक प्रयोग करता रहेगा। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।